Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Today is our last lesson of our midterm series. ठीक है, लेसन नंबर 18 एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों का ये लेसन है. ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपने अच्छे से इनको क्लियर कर लें. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है. ठीक है, इसमें हम लोग एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म को बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. टॉपिक नंबर 90 देखें, एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म. ठीक है, ऑल ह्यूमन स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेकिंग द एयर मूव दस क्रिएटिंग द एयर स्ट्रीम्स. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ऑल ह्यूमन स्पीच साउंड्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं बाय मेकिंग द एयर मूव. यानी कि जब एयर मूव करती है तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि सारी ह्यूमन स्पीच साउंड जो वो प्रोड्यूस होती हैं दस क्रिएटिंग द एयर स्ट्रीम, जो कि फिर एक एयर स्ट्रीम बनाती हैं. एयर स्ट्रीम का हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, पहले ये दो लाइंस पढ़ लें. नाउ द स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाट टाइप ऑफ एयर मूव. ठीक है, कि स्टडी करना कि किस तरह से और किस टाइप की एयर जो है वो मूव कर रही है. एयर जो है वो मूव कर रही है उसको हम लोग कहते हैं एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म. ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि स्पीच प्रोडक्शन के लिए जो है वो एयर मूव करना जो है वो उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. यानी कि जब एयर मूव करती है हमारी ओरल या नेजल कैविटी में तो उसकी वजह से फिर स्पीच साउंड प्रोड्यूस होती हैं. और वो किस टाइप की एयर होती है, वो किस तरह से मूव कर रही होती है, उस चीज़ को स्टडी करना इज कॉल्ड एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म. मोस्ट कॉमनली द एयर इज मूव्ड आउटवर्ड फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, यानी कि मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि जब हम लोग कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, ज़्यादातर साउंड्स जब हम लोग प्रोड्यूस करें तो एयर जो है वो आउटवर्ड ही मूव कर, यानी कि हमारी बॉडी से बाहर आती है एयर, क्रिएटिंग एन इग्रेसिव एयर स्ट्रीम. ठीक है, यानी कि जब एयर इज मूव्ड आउटवर्ड फ्रॉम द बॉडी तो वो इग्रेसिव एयर स्ट्रीम होगा. बट मोर रेयरली यानी कि बहुत कम ऐसा होता है कि स्पीच साउंड्स आर आल्सो मेड बाय ड्राइंग एयर इनवर्ड. यानी कि बहुत कम ऐसा होता है, बहुत रेयर ऐसा होता है कोई ऐसी स्पीच हो जिसको हम लोग जब प्रोड्यूस करें तो एयर हमारे अंदर जाए, यानी कि इनवर्ट पोजीशन में जाए, और उसको हम लोग इनग्रेसिव एयर स्ट्रीम कहते हैं. ठीक है, अब ये दो कॉन्सेप्ट याद रखते हैं कि जब एयर इज मूव्ड आउटवर्ड फ्रॉम द बॉडी दैट इज इग्रेसिव एयर स्ट्रीम, एंड व्हेन एयर इज गोइंग इनवर्ड. ठीक है, इनवर्ड, तो फिर हम लोग उसको कहते हैं कि ये इनग्रेसिव एयर स्ट्रीम है. इन अदर वर्ड्स एयर स्ट्रीम. अब आप लोग इन तीन लाइंस को देखें. एयर स्ट्रीम, एयर स्ट्रीम हमारे पास क्या होता है. एयर स्ट्रीम इज द टर्म यूज इन फोनेटिक्स फॉर अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि एयर स्ट्रीम हमारे पास एक टर्म है जो कि फोनेटिक्स में यूज हुई है. एयर स्ट्रीम का मीनिंग है कि फ्लो ऑफ एयर दैट मूव्स थ्रू द वोकल ट्रैक व्हेन वी स्पीक. ठीक है, यानी कि हम लोग स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो जो एयर हमारे वोकल ट्रैक में मूव करती है जिसको हम लोग एयर स्ट्रीम कहते हैं. उसका कह रहे हैं कि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि समथिंग दैट आर बॉडी डूइंग फिजिकली, यानी कि कुछ ऐसा जो हमारी बॉडी फिजिकली उस चीज को कर रही हो, इसलिए उसको यहाँ पर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कहा हुआ है. इसका मतलब है कि दिस मीन्स कि एयर स्ट्रीम जो है वो हमारी बॉडी मैकेनिज्म में से आ रही है. फॉर एग्जाम्पल कि हमारे लंग्स या थ्रोट्स या माउथ में से क्या हो रहा है कि वो एयर जो है वो प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, यानी कि जैसे मैं आपको बताया कि इट इज समथिंग दैट आवर बॉडी फिजिकली डज, यानी कि कुछ हमारी बॉडी फिजिकली कोई काम कर रही हो तो तब इसको एयर स्ट्रीम को हमने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कहा गया है कि विच प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ एनर्जी कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड इन स्पीच एंड साउंड प्रोडक्शन. अब मैं आपको उसका मीनिंग बता रही हूँ कि एयर स्ट्रीम एक ऐसी टर्म है फोनेटिक्स में यूज की गई है जो कि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. ठीक है, क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एक एनर्जी प्रोवाइड करती है. क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि स्पीच प्रोडक्शन होती है. ठीक है, एयर स्ट्रीम हमारे पास हमने पढ़ा है कि फ्लो ऑफ एयर जो होता है उसको हम लोग एयर स्ट्रीम कहते हैं. एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एक एनर्जी प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से पे स्पीच प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. अब एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म के जो है ना वो उसकी वेरियस फॉर्म्स आ जाती है. मैकेनिज्म फॉर इनिशिएटिंग द एयर मूव. ठीक है, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म की. उसमें हमारे पास पहली आती है पल्मोनिक एयर स्ट्रीम, जिसमें हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, यानी कि जो एयर इनिशिएट होती है वो हमारे लंग्स से होती है. सेकंड हमारे पास ग्लोटैलिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म आ जाता है. ठीक है, जिसमें हमारा ग्लोटिस इन्वॉल्व होता है. ग्लोटिस है स्पेस बिटवीन द वोकल फोर्ड्स, यानी कि जो हमारे गले में हमारे वोकल फोर्ड्स होते हैं. ठीक है, इस तरह से उनके सेंटर में स्पेस होती है, डेट इज ग्लोटिस. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड इज द विलैरिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म. ठीक है, जिसमें हमारी बैक ऑफ द टंग अगेंस्ट द, यानी कि जिसमें हमारी
इन्वॉल्व होती है बैक ऑफ द टंग, ठीक है। हमारी जो बैक ऑफ द टंग है वो मूव करती है अगेंस्ट द विलम, विलम को हम लोग सॉफ्ट प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। ये सॉफ्ट प्लेट एंड हार्ड प्लेट हमने पीछे काफी डिटेल में मैंने आपको समझाया था विद पिक्चर, तो आपको अगर किसी को नहीं पता तो वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन इसकी हमारे पास फॉर्म्स है एयरस्ट्रीम मैकेनिज्म की, पल्मोनिक एयरस्ट्रीम, ग्लोटालिक एयरस्ट्रीम मैकेनिज्म एंड द थर्ड वन इज वेलरिक एयरस्ट्रीम मैकेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है, पेपर में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके आने के, सो आपने इसके तीनों जो फॉर्म्स उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ओके, पहला हमारे पास आता है पल्मोनिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। अब हमने पल्मोनिक के क्या पढ़ा था कि हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो एयर इनिशिएट होती है, एयर स्टार्ट होती है, वो हमारे लंग्स से होती है। अब उसको हम लोग पढ़ते हैं कि पल्मोनिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म इज द मोस्ट कॉमनली यूज मैकेनिज्म फॉर स्पीच प्रोडक्शन बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है। कि ये मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है जो कि ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं फॉर स्पीच प्रोडक्शन। Almost all the sounds we produce in speaking are created with the help of air compressed by the lungs। कह रहे हैं कि तकरीबन जितनी भी साउंड है जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो क्रिएट होती हैं विद द हेल्प ऑफ एयर कॉम्प्रेस्ड बाय द लंग्स, यानी कि उनमें जो एयर यूज होती है वो हमारे लंग्स से ही कॉम्प्रेस्ड होके आती है। अब यहाँ पर इन्होंने एडजेक्टिव यूज किया है फॉर दिस लंग क्रिएटेड एयर स्ट्रीम के लिए, पल्मोनिक इन्होंने एडजेक्टिव यूज किया है। द पल्मोनिक एयर स्ट्रीम में बी इंग्रेसिव, ठीक है। पल्मोनिक एयर स्ट्रीम में भी सेम वही चीज़ है कि इंग्रेसिव भी होता है एज इन ब्रीदिंग इन, यानी कि हम लोग ब्रीदिंग इन या जब एयर इनवर्ट हमारी बॉडी में इनवर्ट पोजीशन में जाती है तो वो उसको हम लोग इंग्रेसिव पल्मोनिक एयर स्ट्रीम कहते हैं। बट फॉर स्पीकिंग प्रैक्टिकली, यानी कि जब हम लोग प्रैक्टिकली स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि इट इज़ ऑलवेज एग्रेसिव, यानी कि वो एग्रेसिव होता है कि जो एयर है वो आउटवर्ड पोजिशन में आती है, ठीक है। ये देखिए स्पीच हमारा प्रोड्यूस बाय पुशिंग द एयर आउट, यानी कि एयर हमारी लंग्स में से बाहर आती है, तो एग्रेसिव, उसको हम लोग एग्रेसिव पल्मोनिक एयर स्ट्रीम कहते हैं। और ज्यादातर जो स्पीच प्रोडक्शन है वो एग्रेसिव ही यूज होती है। ओके, तो ये हमारे पास पल्मोनिक एयर स्ट्रीम का प्रोसेस होता है। ये पल्मोनिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो एयर होती है वो हमारे लंग्स में से कॉम्प्रेस्ड होकर आती है, और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि स्पीच प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। फिर आगे हमने पढ़ा कि पल्मोनिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म दो तरह का होता है, इंग्रेसिव एंड इग्रेसिव। इंग्रेसिव में होता है कि जब एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और इग्रेसिव जब एयर हमारी बॉडी से बाहर आती है। और ज्यादातर स्पीकिंग में हम जो है वो इग्रेसिव ही यूज होता है। किस तरह से कि जब एयर जो है वो हमारी बॉडी में से बाहर आती है तो उसको हम लोग एग्रेसिव पल्मोनिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट देखिए लंग्स द स्पॉन्ज लाइक टिश्यू। लंग्स जो है एक स्पॉन्ज लाइक टिश्यूज होते हैं कंटेंट विद इन एयर केज लाइक द डायाफ्रागम, ठीक है। यानी कि ये डायाफ्रागम के साथ होता है बिल्कुल। डायाफ्रागम अब हमारे पास एक लार्ज डोम शेप्ड मसल होता है जो कि लंग्स से बिल्कुल नीचे लोकेटेड होता है, ठीक है, जस्ट बिलो द लंग्स ये क्या होता है, लोकेटेड होता है डायाफ्रागम। और सारा प्रोसेस इसी का होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड लार्ज लंग कैविटी दस क्रिएटिंग द एग्रेसिव एंड इंग्रेसिव एक्शन, ठीक है। अब किस तरह से एग्रेसिव और इंग्रेसिव एक्शंस होते हैं कि ये जो डायाफ्रागम होता है लोकेटेड जस्ट बिलो द लंग्स, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि जब टाइटन करता है, सुगड़ता है, तो फिर क्या होता है कि एयर हमारे अंदर जाती है। अब लोग सांस लेके चेक करेंगे ना, सांस लेंगे तो आपको फील होगा आपके अंदर क्या हो रहा है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ टाइटन हो रहा है, तो वो क्या होता है कि हमारा जो डायाफ्रागम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो तब फिर इंग्रेसिव प्रोसेस होता है, इंग्रेसिव एयर स्ट्रीम होता है, यानी कि एयर हमारी बॉडी के अंदर जा रही होती है। ऑन द अदर हैंड जब डायाफ्रागम रिलैक्स होता है, वापस अपनी डॉम लाइक शेप में आता है, तो फिर क्या होता है कि ये बिल्कुल रिलैक्स होता है और फिर एयर हमारी बॉडी में से बाहर आती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे दिस मैकेनिज्म सेट एन एयर फ्लो फॉर स्पीच प्रोडक्शन एंड ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स व्हाइल पुशिंग द एयर आउट। ये कह रहे हैं कि ये जो मैकेनिज्म होता है इसी को हम लोग स्पीच प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, और ह्यूमन बींग्स जो है वो ज्यादातर जब ह्यूमन बींग्स जो स्पीच कोई भी स्पीच प्रोड्यूस करते हैं, जब स्पीच प्रोडक्शन का कोई भी प्रोसेस होता है ह्यूमन बींग्स में, तो उस टाइम ज्यादातर क्या होता है कि एयर जो है वो पुश आउट होती है, हमारी बॉडी से बाहर आ रही होती है। इग्रेसिव जो है वो एयर स्ट्रीम का मैकेनिज्म हो रहा होता है हमारी बॉडी में जब हम लोग कोई स्पीच प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इंग्रेसिव होता है लेकिन बहुत रेयर केसेस में, बहुत रेयर ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम लोग साउंड प्रोड्यूस करें तो एयर जो है वो हमारे अंदर जा रही है, लेकिन मोस्टली यही होता है कि हम लोग कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो एयर जब हमारी बॉडी से बाहर आती है, एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ये आपका पल्मोनिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म था। और नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाता है ग्लोटालिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म।
अब ग्लोटैलिक एयरस्ट्रीम मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए कि ग्लोटैलिक एयरस्ट्रीम इज प्रोड्यूस बाय मेकिंग अ टाइट क्लोजर ऑफ द वोकल फोल्ड एंड देन मूविंग द लर्निक्स अप एंड डाउन, दस रेजिंग ऑफ लर्निक्स पुश द एयर आउटवर्ड causing an aggressive glottalic airstream mechanism। तो ग्लोटलाइजेशन का मीनिंग हमारे पास क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई ग्लोटल एक्शन जो है वो इन्वॉल्व, यानी कि ऐसी साउंड्स होती हैं जिनको हम लोग प्रोड्यूस करते हुए हमारा उसमें उस साउंड्स को प्रोड्यूस करते हुए हमारा ग्लोटिस उसमें इन्वॉल्व हो। ग्लोटिस मैंने आपको बताया था कि हमारे वोकल फोर्स के दरमियान एक स्पेस होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्पीच प्रोडक्शन का प्रोसेस जिसमें हमारा ग्लोटिस में इन्वॉल्व हो तो उस प्रोसेस को हम लोग ग्लोटलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और इट हैपन्स इन द ग्लोटिस, यानी कि एक हमारे थ्रोट का एक पार्ट है, हमारे गले में एक पार्ट होता है बिटवीन द वोकल फोल्ड्स। ठीक है, तो ग्लोटलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा कि एडिंग सम ग्लोटल एक्टिविटी टू द प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड में कोई ग्लोटल एक्टिविटी ऐड हो जाए तो उसको हम लोग ग्लोटलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखें कि इज एज अ इज यूज फॉर एनी आर्टिकुलेशन इन्वॉल्विंग अ साइमल्टेनियस ग्लोटल कंस्ट्रिक्शन सच एज ग्लोटल स्टॉप। ठीक है, ग्लोटल कंस्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या है कि क्लोजिंग और नैरोइंग ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे वोकल कॉर्ड्स जो है, वोकल फोर्ट्स जो है, यानी कि जिनके दरमियान हमारा ग्लोटस, जब ये बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, टाइटली क्लोज हो जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पे क्या कहते हैं कि वहाँ पे ग्लोटल कंस्ट्रिक्शन हुई है, यानी कि हमारे वोकल फोर्ट्स जो है वो बिल्कुल क्लोज हो गए हैं। ठीक है, तो इस लाइन का हमारे पास बेसिकली मीनिंग क्या बनता है कि व्हेन यू प्रोड्यूस अ साउंड, फॉर एग्जांपल लाइक हम लोग स्टॉप्स है, स्टॉप साउंड है या वोवल साउंड है। ठीक है, हम लोग इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और एट द सेम इनको प्रोड्यूस करते हुए एट द सेम टाइम हमारे ग्लोटस में क्या हो रही है, हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल टाइटली टुगेदर हैं या टाइटन हो जाते हैं, तो फिर उस प्रोसेस को हम लोग, उस साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, डेट साउंड इज ग्लोटलाइज्ड। ठीक है, ग्लोटलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे ग्लोटस इन्वॉल्व है, एक ऐसा स्पीच प्रोडक्शन का प्रोसेस जिसमें हमारे पास हमारे ग्लोटस इन्वॉल्व हो रहे हैं। और फिर ये जो मैंने आगे लाइन की है ना, ग्लोटलाइजेशन एज अ प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एनी आर्टिकुलेशन इन्वॉल्विंग अ साइमल्टेनियस ग्लोटल कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसी आर्टिकुलेशन का मीनिंग क्या होता है कि स्पीच प्रोडक्शन, यानी कि कोई स्पीच प्रोड्यूस करना, उसको हम लोग आर्टिकुलेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ऐसी आर्टिकुलेशन जिसको हम लोग प्रोड्यूस करते हुए हमारे एट द सेम टाइम हमारे ग्लॉटिस भी क्या हो रहे हो, जो है वो क्लोज हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे वोकल फोर्ट्स जो है वो बिल्कुल क्लोज हो रहे हो, तो उस प्रोसेस को, उस साउंड को हम लोग कहते हैं कि डेट साउंड इज ग्लोटलाइज्ड। और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास ग्लोटल स्टॉप है। ग्लोटल स्टॉप हमारे पास क्या होता है कि ये एक साउंड होती है मेड ओनली बाय क्लोजिंग द ग्लोटिस, यानी कि एक ऐसी साउंड है जिसमें हमारे ग्लोटिस कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। उस साउंड को हम लोग उसको हम लोग ग्लोटल स्टॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटर। अब बट्टर, अब कुछ एक्सेंट इंग्लिश के होते हैं जिसमें ना दरमियान में एक स्टॉप आता है, बट्टर। तो जो दरमियान में स्टॉप आ रहा है ना, टा साउंड पे बट्टर। अब ये देखिए हमारे पास ये क्या है, एक स्टॉप साउंड है, टा साउंड, एक स्टॉप साउंड है। अब देखिए इसको प्रोनाउंस करते हुए एट द सेम टाइम हम लोग इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हमारे साथ ग्लॉटिस भी या हमारे वोकल फोर्ट्स क्या हो रहे हैं, इसमें क्लोज्ड हो रहे हैं। तो इसलिए अब हम लोग कहेंगे कि ये साउंड है वो ग्लोटलाइज्ड है। ठीक है, अब इसमें बट्टर, अब कुछ एक्सेंट्स होते हैं इसमें इसमें थोड़ा सा स्टॉप आता है बट्टर, तो ये जो दरम्यान में एक स्टॉप आ रहा है इसको हम लोग कहेंगे ग्लोटल स्टॉप। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस लाइन की। अगर फिर भी नहीं आई तो फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी आपको मैं इसकी थोड़ी सी बता देती हूँ पूरी लाइन की, अगर एक्सप्लेनेशन हम देखें तो क्या बनती है कि ग्लोटलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच अ साउंड इज मेड विद एन एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन और क्लोजर ऑफ द ग्लॉटिस। ठीक है, कि ग्लोटलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें साउंड को प्रोड्यूस करते हुए जो है हमारे ग्लॉटिस में एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन, यानी कि ब्लॉकेज हो जाते हैं या क्लोजर हो जाती है हमारे ग्लॉटिस की। ठीक है, और एट द सेम टाइम एज अनदर आर्टिकुलेशन, यानी कि लाइक अ स्टॉपर फ्रीकेटिव। इसका मैंने आपको बताया ना कि लाइक स्टॉप या फ्रीकेटिव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग उन साउंड्स को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और एट द सेम टाइम हमारे ग्लॉटिस में कंस्ट्रक्शन भी आ रही है, यानी कि हमारा जो वोकल कॉर्ड्स है या हमारे ग्लॉटिस है उसमें क्लियर हो रहा है, तो डेट इज द प्रोसेस ऑफ ग्लोटलाइजेशन। ठीक है, और ग्लोटल स्टॉप जो है वो हमारे पास इसकी क्लियर एग्जाम्पल है, बिकॉज इट इज मेड एंटायरली बाय क्लोजिंग द ग्लॉटिस। ठीक है, यानी कि ग्लोटल स्टॉप को हम लोग जब प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे ग्लॉटिस में कंप्लीटली क्लोजर आ जाता है, तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लोटलाइजेशन की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि
some sounds made by the glottis is closed are produced without the direct involvement of air from the lungs. अब कह रहे हैं कि कुछ साउंड्स होती हैं जो कि हमारे मेड जब जिसमें हमारे ग्लोटिस क्या हो रहे हो, क्लोज्ड हो रहे हो, तो उसमें फिर क्या होता है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती एयर की लंग से, यानी कि उसमें जो एयर है वो हमारे लंग से कॉम्प्रेस्ड होके नहीं आ रही, ठीक है। एयर इज कॉम्प्रेस्ड इन द माउथ और फेरनेक्स अबव द ग्लोटिक लेयर, यानी कि जो एयर होती है वो हमारे मुंह, हमारे फेरनेक्स में क्या हो रही थी, कॉम्प्रेस्ड होके आती है अबव द ग्लोटल, यानी कि हमारे ग्लोटल जो हमारा ग्लोटस है उससे ऊपर होता है हमारा माउथ, हमारा फर्नेक्स, तो वहां से एयर कंप्रेस्ड होके आती है, हमारे लंग्स से एयर कंप्रेस्ड होके नहीं आती इस ग्लोटैलिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म में, ठीक है। हमने पढ़ा था इसमें हमारे ग्लोटस इन्वॉल्व होते हैं, पल्मोनिक हमने पढ़ा था कि एयर हमारे लंग्स से कंप्रेस्ड होके आती है, लेकिन ग्लोटैलिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म में जो एयर है वो हमारे माउथ और फर्नेक्स में कंप्रेस्ड होती है, ठीक है। एंड रिलीज, और वो रिलीज होती है while the breath is still held, thus the resultant sound produced in the glottalic airstream mechanism are known as ejective sounds, ठीक है। तो इसका बेसिकली यही मीनिंग है जो हमने ऊपर पढ़ा था कि जब हमारे वोकल फोर्स में क्या होता है कि एक टाइट क्लोजर आ जाता है और फिर हमारा लर्निंग अप एंड डाउन मूव करता है, उसकी अप एंड डाउन मूव करता है, उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, इजेक्टिव साउंड्स कहते हैं, ठीक है। एंड दे आर आल्सो कॉल्ड ग्लोटैलिक और ग्लोटलाइज्ड साउंड्स, इनको हम लोग ग्लोटैलिक और ग्लोटलाइज्ड साउंड्स भी कहते हैं। इस लाइन में आप इतना कंफ्यूज मत हो, क्योंकि मैंने आपको ऊपर जो चीज़ बताई है ना कि कि जब हम लोग कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, स्टॉप साउंड या फ्रिकेटिव या वॉवल्स, उनको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और एट द सेम टाइम उनको प्रोड्यूस करते हुए हमारे ग्लोटिस में कंप्लीट क्लियर आ रहा होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग ग्लोटलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। ऐसी साउंड्स जो होती हैं उनको हम लोग एजेक्टिव साउंड्स कहते हैं, या ग्लोटलाइज साउंड्स कहते हैं, या ग्लोटैलिक साउंड्स हम लोग उनको कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था ग्लोटैलिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, जिसमें हमारा ग्लॉटिस इन्वॉल्व होता है, एंड ग्लॉटिस इज द स्पेस बिटवीन आर वोकल फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिलेरिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, ठीक है। ओके, विलारिक में हमारे पास क्या होता है कि देर इज अ थर्ड पॉसिबिलिटी इन्वॉल्विंग विलम। अब थर्ड पॉसिबिलिटी होती है एयर मैकेनिज्म की जिसमें हमारा विलम इन्वॉल्व इन्वॉल्व होता है, हमारी सॉफ्ट प्लेट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। स्पीच साउंड आर मेड बाय सकिंग द एयर एंड दिस सकिंग मैकेनिज्म इज यूज्ड, अच्छा, इसमें इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि स्पीच साउंड जो वो प्रोड्यूस होती हैं सकिंग द एयर, यानी कि एयर को सक करने से जो स्पीच साउंड प्रोड्यूस होती हैं उनको हम लोग विलारिक साउंड्स कहते हैं, ठीक है। और यही हमारे पास विलारिक एयर मैकेनिज्म है कि अंडर दिस मैकेनिज्म स्पीच साउंड आर मेड बाय सकिंग द एयर, ठीक है, यानी कि एयर को सक करने से साउंड प्रोड्यूस होती हैं इस मैकेनिज्म में। एंड दिस सकिंग, अब ये जो सकिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड फर्स्ट बाय बेबीज फॉर फीडिंग, यानी कि सबसे पहले बेबीज इसको यूज करते हैं, इस प्रोसेस को, जब वो फीड करते हैं। एंड बाय एडल्ट ह्यूमंस इन लेटर स्टेज, जब एडल्ट होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, वो अपनी जिंदगी के आखिरी स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि समटाइम्स उनको कुछ, या एडल्ट्स क्या, कोई एक आम इंसान है, एक जवान बंदा है, तो वो भी सक करता है। हम लोग जूस पीते हैं, कोई लिक्विड वगैरह पीते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। या सिगरेट, जब जो लोग सिगरेट पीते हैं उसमें वो क्या कर रहे होते हैं, सकिंग कर रहे होते हैं। तो विलारिक एयर मैकेनिज्म में जो स्पीच साउंड है वो बेसिकली सकिंग ऑफ द एयर से ही प्रोड्यूस होती है। एंड दिस मैकेनिज्म फॉर एंड द बेसिक मैकेनिज्म फॉर दिस इज द एयर टाइट क्लोजर बिटवीन द बैक ऑफ द टंग एंड द सॉफ्ट प्लेट, ठीक है। एंड इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो एयर है वो, एयर का जो है वो क्लोजर हो जाता है बिटवीन द बैक ऑफ द टंग और सॉफ्ट प्लेट के दरमियान, क्या हो जाता है, एयर का क्लियर हो जाता है, जस्ट एज इफ द टंग इज देन रिट्रैक्टेड एंड देन द प्रेशर इन द ओरल कैविटी इज लोअर्ड एंड सक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो हमारी टंग है वो क्या करती है, रिट्रैक्टेड करती है, ठीक है। रिट्रैक्टेड का मीनिंग क्या होता है, रिट्रैक्टेड का मीनिंग होता है कि पुल्ड बैकवर्ड, यानी कि जब जो हमारी जुबान होती है वो बैकवर्ड पोजीशन में पुल कर रही है, उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो स्पेस होती है इनसाइड द ओरल कैविटी वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इंक्रीज हो जिसकी वजह से फिर प्रेशर जो हमारी ओरल कैविटी में होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, यानी कि लोअर हो जाता है, ओके। अब इसका मीनिंग क्या है कि और फिर उसकी वजह से हमारा जो सक्शन का जो प्रोसेस है वो होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी बताती हूँ दोबारा से कि इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो एयर होती है
वो हमारी बैक ऑफ द टंग और हमारी जो व्हीलम यानी कि जो हमारी सॉफ्ट प्लेट होती है उसके दरमियान एयर टाइटली ब्लॉक्ड हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो जुबान है वो रिट्रैक्ट करती है यानी कि बैकवर्ड पोजीशन में वो पुल करती है। उसकी वजह से जो हमारी जो ओरल कैविटी में जो स्पेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है और स्पेस इंक्रीज होने की वजह से जो प्रेशर होता है ओरल कैविटी में वो लोअर हो जाता है और फिर सक्शन का प्रोसेस जो है वो होता है। ठीक है। और फिर जो है वो इस तरह की जो स्पीच साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं जिनको हम लोग जो वेलारिक एयरस्ट्रीम मैकेनिज्म कहलाता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेलारिक साउंड्स कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर था जिसमें हमने एयरस्ट्रीम मैकेनिज्म पढ़ा और उसकी जो वेरियस थ्री फॉर्म्स हैं उनको हमने पढ़ा, जिसमें विलारिक एयरस्ट्रीम, पल्मोनिक एंड ग्लोटैलिक एयरस्ट्रीम मैकेनिज्म आ जाते हैं। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का लेसन है। समरी ऑफ द एयरस्ट्रीम मैकेनिज्म को जो है ना आप लोग खुद रीड करेंगे, बिकॉज सारी इसमें वही चीज़ें रिपीट की गई हैं। इसको इस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग खुद इसको जस्ट एक बार गो थ्रू कर लें। ओके। बाकी आप लोगों ने इसमें इनग्रेसिव और इग्रेसिव का कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एग्रेसिव एयर स्ट्रीम क्या होता है और इनग्रेसिव एयर स्ट्रीम क्या होता है। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयर स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट भी पेपर में पूछ सकते हैं। पल्मोनिक, ये पूरा लेसन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको इसमें से कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँ कि आप लोग कुछ इसमें से छोड़ें। ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से लेक्चर को कर लेना है। और आज हमारी जो मिड टर्म की सीरीज है वो कंप्लीट होगी एंड फ्रॉम टुमारो, बल्कि सॉरी, आफ्टर पेपर्स। ठीक है। मिड टर्म के पेपर्स के बाद इंशाल्लाह हम लोग वेरी नेक्स्ट डे अपनी फाइनल टर्म सीरीज भी साथ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। आई होप सो कि आपको ये मिड टर्म सीरीज अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह अब हम लोग अपनी फाइनल टर्म सीरीज में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।